ये कहानी है बैंग नाम के एक ऐसे लड़के की जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसमें कोई दम है। सब उसे फालतू समझते थे, पर असलियत ये थी कि उसके पास डेमन किंग वाली खतरनाक शक्तियां थीं। वो वक्त और जगह को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। उसकी लेजेंडरी एंट्री तो तब हुई जब वो पैदा होते ही अपनी माँ के पेट से खुद चलकर बाहर आ गया। इतनी पावर होने के बाद भी उसे दुनिया जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस अपने नूडल्स से प्यार था। एक बार एक विशाल मेंढक यानी जाइंट फ्रॉग ने शहर पर हमला कर दिया। इस हंगामे में बेचारे बैंग का नूडल का कटोरा गिर गया। गुस्से में बैंग ने उस एस रैक मॉन्स्टर को एक ही लात में परलोक पहुंचा दिया। लेकिन बैंग को लाइमलाइट नहीं चाहिए थी। उसे बस एक आम इंसान की तरह जीना था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों को राज ही रखा। आज बैंक के स्कूल का पहला दिन था। जैसे ही वो पहुंचा, कुछ बदतमीज सीनियर्स ने उसे घेर लिया। उसकी पावर लेवल सबसे कम देखकर वो उसे हल्के में ले रहे थे और उसके पैसे छीनने लगे। तभी अचानक आसमान से आग के गोले बरसे और उन गुंडों की शामत आ गई। ये हमला स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की सन रंग ने किया था। उसे देखते ही वो पुलिस दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सन रंग कहती है, फिक्र मत करो बैंग, अब से मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। बैंग बिना किसी इमोशन के कहता है, ये ले 10 रुपए, जा कुछ खा लेना। इतना बोलकर बैंग वहाँ से टेंशन में निकल गया। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल स्टेज पर आए और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का ऐलान किया। नियम सीधा था, अपनी अंदरूनी ताकत दिखाओ और एलीट क्लास में जगह पाओ। सबसे पहले एक लड़का अंदर गया, लेकिन वहाँ सामने उसी मेंढक की आत्मा यानी स्पिरिट खड़ी थी जिसे बैंग ने बचपन में कूटा था। उसे देखते ही उस लड़के की सिटी पिटी गुम हो गई। उसने डरते डरते एक पंच मारा, पर उसे तुरंत समझ आ गया कि वो इस कहानी का हीरो तो बिल्कुल नहीं है। एक एक करके सबकी बुरी हालत हो रही थी। फिर बारी आई चैन चाओ की। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस फ्रॉग पर हमला किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो खुद पीछे की तरफ फेंका, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पैरों पर टिका रहा, जो बाकियों के बस की बात नहीं थी। उस बंदे ने पूरे 938 पॉइंट स्कोर किए और इसी के साथ उसका एलीट क्लास का टिकट कंफर्म हो गया। पर असली धमाका तो तब हुआ जब सन रंग मैदान में उतरी। उसने उस मेंढक पर ऐसा वार किया कि वो फ्रॉग ही कोसों दूर जा गिरा। 2019 के स्कोर के साथ वो पहली ऐसी स्टूडेंट बन गई जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब आखिर में बारी आई हमारे हीरो बैंग की। वो चाहता था कि दुनिया उसे एक मामूली लड़का ही समझे, इसलिए उसने अपनी असली पावर दबा के रखी थी। पर जैसे ही बैंग ने अंदर कदम रखा, उस फ्रॉग की रूह कांप गई। फ्रॉग मन ही मन सोचता है, ये आफत यहाँ कैसे आ गई, आज तो मेरी चटनी बनना तय है। तभी कहानी पीछे जाती है और हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। जब जू नाम का एक बंदा उस मेंढक से भिड़ने गया था, तो फ्रॉग ने उसे एक ही थप्पड़ में जमीन सूंघा दी थी। वो जू का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी वहाँ बैंग अपने नूडल्स का पैकेट ढूंढते हुए पहुंच गया। बैंग ने बिना टाइम खराब किए एक ऐसी इलाज जमाई कि उस मॉन्स्टर की सारी हेकड़ी निकल गई। वापस आज की बात करें तो फ्रॉग बुरी तरह डरा हुआ था। बैंग ने अपनी ताकत को जानबूझकर कम रखा और उस पर हमला किया। हमला इतना तगड़ा था कि सिस्टम का सिग्नल ही उड़ गया। जब धुआं छटा तो सबने देखा कि वो मेंढक तो चारों खाने चित पड़ा है। बैंग का स्कोर इतना ज्यादा था कि स्क्रीन पर नंबर ही नहीं समा रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि बैंग ने तो उसे छुआ तक नहीं था, फिर भी फ्रॉग गायब होने लगा। सन रंग शक करते हुए कहती है, दाल में कुछ काला है, बिना हाथ लगाए ये मेंढक ऐसे कैसे ढेर हो गया। बैंग को समझ आ गया था कि ये शातिर मेंढक मरने की एक्टिंग कर रहा है ताकि उसे और मारना खानी पड़े। खैर, रिजल्ट को देखते हुए मास्टर जी ने उसे एलीट क्लास में भेज दिया। पहली क्लास शुरू हुई और टीचर ने सबको सिखाया कि अपनी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया के जीवों को कैसे बुलाना है। चैन चाओ कहता है, सब देखो, अब मैं अपनी ताकत का जलवा दिखाऊंगा। जैसे ही लोगों ने उस पर हंसना बंद किया, सब ने अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अजीबोगरीब चीजें बुलाना शुरू कर दिया। इसी बीच सन रंग ने अपनी शक्ति से एक आवारा कुत्ते को समन किया। सन रंग खुद से ही सवाल करती है कि आखिर एक ढंग का जानवर बुलाने के लिए कितनी ज्यादा ताकत खर्च करनी पड़ती है। तभी मैडम की नजर कोने में बैठे बैंग पर पड़ जाती है। मैडम चिढ़ते हुए कहती है, तू यहाँ बस शक्ल दिखाने आया क्या? चल खड़ा हो और कुछ बुला के दिखा। बैंग ने सोचा कि अगर अब कुछ नहीं किया तो ये मैडम पीछा नहीं छोड़ेंगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को महसूस किया। उसे अंतरिक्ष में इधर उधर घूमते हुए कई भयानक एलियन जीव दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने अपनी उंगली घुमाई, क्लास में एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं हटा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि बैंग ने उसी आदमखोर मेंढक को दोबारा बीच क्लास में बुला लिया था। फ्रॉग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे भाई, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? सबको खतरे में देख मैडम ने फौरन सन रंग के उस छोटे से कुत्ते की शक्ति ली और अपना जादू चला दिया। देखते ही देखते वो खूंखार मेंढक एक मासूम से पिल्ले में बदल गया। अब वो सबको बड़ा प्यारा लग रहा था, पर बैंग चुपचाप वहाँ से खिसकने लगा। उसे शुरू से ही अकेले रहना पसंद था। जब बैंग पैदा होने वाला था, उसके पापा बाहर बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहे थे। तभी लेबर रूम में एक धमाका हुआ और नर्स बाहर आई।
उसे देख पापा को लगा कि सब खत्म हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। पर असल में बैंग मरा नहीं था, वो तो अपनी मर्जी से माँ के पेट से टहलता हुआ बाहर निकला था। बचपन से ही उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो अपने मम्मी पापा के मन की बातें पढ़ लेता था। बैंग खुद से कहता है, ये बड़े लोग भी कितने अजीब हैं, दिन भर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और खामखा झगड़ा करके मेरा सिर खाते हैं। अपने माँ बाप का रिश्ता टूटने से बचाने के लिए उसने अपने दिमाग में भविष्य की हजारों फिल्में देख डाली। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी पावर कंट्रोल से बाहर होने लगी। जब वो सिर्फ 6 साल का था, तभी उसने उस बड़े फ्रॉक की चटनी बना दी थी। हालत बिगड़ते देख उसके पिता ने दिन रात रिसर्च की और एक ऐसी जादुई सील बनाई जो बैंग की ताकत को छुपा सके। लेकिन बैंग इतना खतरनाक था कि सिर्फ छूने भर से बड़ी बड़ी दीवारें ढह जाती थी। इसी वजह से उसकी माँ उसे हर वक्त एक सुनहरी गोली खिलाती रहती थी ताकि उसकी शक्तियाँ काबू में रहे। वो लगातार उसकी शक्तियों को दबाने के नए नए जुगाड़ ढूंढ रहे थे, क्योंकि बैंग के लिए एक मोमबत्ती बुझाना भी पूरे घर को आग के हवाले करने जैसा था। जब वो 10 साल का था तो एक बार उसे छूने भर से उसके माता पिता की जान जाते जाते बची थी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो बस आम बच्चों की तरह खेले कूदें और दोस्तों के साथ मस्ती करें। इसीलिए बैंग खुद भी बहुत संभल कर रहता था ताकि उसके हाथ से कुछ अनर्थ ना हो जाए। उधर स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट बनने की होड़ मची हुई थी। हर कोई वोट बटोरने में लगा था, पर बैंग को इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा नूडल्स की दुकान की तरफ निकल गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एक रईस आदमी ने पूरी दुकान का सामान ही खरीद लिया है। वो रईस आदमी चिल्लाकर कहता है, भाइयों और बहनों, ये सारा सामान तुम्हारा हो सकता है, बस बदले में तुम्हें अपना कीमती वोट सन रंग को देना होगा। ये सुनकर दूसरे उम्मीदवार आग बबूला हो गए और शोर मचाने लगे। ये सरासर बेईमानी है, तुम पैसों के दम पर लोगों का वोट खरीद रही हो। तभी वहाँ बैंक की एंट्री होती है, जिसे सिर्फ अपने पेट की चिंता थी। बैंक डील करते हुए कहता है, देख, मुझे फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे ये 5 नूडल्स के पैकेट दे दे, बदले में मैं तुझे 5 वोट दिलवा दूंगा। सन रंग गहरी सोच में डूब गई कि ये नमूना आखिर मेरी मदद क्यों कर रहा है। बैंक को नूडल्स मिलते देख बाकी स्टूडेंट्स का भी मन डोल गया। उन्हें समझ आ गया कि बस एक वोट के बदले मुफ्त का माल मिल रहा है। हालांकि चैन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था और सन रंग को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन सन रंग भी कम नहीं थी। जो लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, उसने उन पर अपनी जादुई कला सिडक्टिव आर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी इस ट्रिक के आगे सब ढेर हो गए और उसे वोट देने को राजी हो गए। लेकिन बैंक पर इन सब जादू टोनों का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वो अपना नूडल्स का पैकेट लेकर वहाँ से चुपचाप पतली गली से निकल लिया, पर जाने से पहले उसने ईमानदारी दिखाते हुए उन नूडल्स की कीमत चुकाई और वहाँ सन रंग के लिए अपनी वही कीमती गोल्डन पिल छोड़ दी। क्लासरूम का माहौल देखकर मास्टर जी तुरंत आड़ गए कि सन रंग ने अपनी मोहनी शक्ति सिडक्टिव आर्ट का इस्तेमाल करके सबको अपना गुलाम बना लिया है। उन्होंने तय किया कि आज इसी जादुई ट्रिक के बारे में सबको विस्तार से पढ़ाएंगे। इस जादू का फंडा सिंपल था, पहले लोगों को तोहफे देकर लालच दो और जैसे ही वो तुम्हारे जाल में फंसे, वो पूरी तरह तुम्हारे इशारों पर नाचने लगेंगे। पूरी क्लास के दौरान सन रंग की नजरें सिर्फ बैंक पर टिकी थी। बैंक को लगा कि शायद ये लड़की अब उस पर भी अपना जादू चलाने की नाकाम कोशिश कर रही है, पर सन रंग के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसे लग रहा था कि बैंक पक्का उसके प्यार में पागल है। बैंक धीरे से पूछता है, क्यों भाई, वो सुनहरी गोली मिली या नहीं? सन रंग ने बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा बैंक उसे कुछ खिलाना चाहता है। उसने बिना सोचे समझे वो गोली गटक ली। उस गोली के अंदर जाते ही सन रंग की सारी स्पिरिचुअल पावर ठंडी पड़ गई और पूरी क्लास पर से उसका जादू कपूर की तरह उड़ गया। तभी मास्टर जी ने सन रंग को स्टेज पर बुलाया ताकि वो सबको अपना जादू करके दिखा सके। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका पैर एक खाली कैन पर पड़ा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि बैंक ने उसे थाम लिया। एक पल के लिए तो सबको लगा कि ये कोई रोमांटिक सीन चल रहा है। उसने बिना कोई दया दिखाए उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। बैंक कड़क आवाज में कहता है, अपना बोझ खुद उठाना सीखो। टीचर ने इसके बाद बैंक को वही मोहनी मंत्र बोलने को कहा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, क्लास के किसी लड़के पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर सन रंग बुरी तरह उसके प्रभाव में आ गई। आखिरकार मास्टर जी ने चैन को क्लास का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और बैंक वहाँ से पतली गली पकड़ के निकल लिया। उस रात सन रंग को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि अगर बैंक मेरा दुश्मन है तो उसने मुझे वो पावरफुल गोली देकर मेरी मदद क्यों की। वो चाहकर भी उस लड़के को अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रही थी। अगली सुबह चैन एक बहुत बड़ा कड़ाहा लेकर स्कूल पहुंचा। आज पिल रिफाइनिंग का टेस्ट था और चैन को पूरा भरोसा था कि अपनी काबिलियत दिखाकर वो सन रंग का दिल जीत लेगा। लेकिन जैसे ही सन रंग की एंट्री हुई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो एक शानदार लंबी गाड़ी लिमोजीन से उतरी थी। सन रंग का स्कूल में आना किसी फिल्म के सीन जैसा था। बेचारा चैन चाह उसे गुड मॉर्निंग बोलने की कोशिश करता है, पर सन रंग उसे ऐसे घास भी नहीं डालती जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। उसकी निगाहें तो बस बैंक को ढूंढ रही थी। बैंक समझ गया कि कल जो उसने मंत्र पढ़ा था, उसकी वजह से सन रंग उस पर फिदा हो गई है। बैंक ने पास जाकर तुरंत उस जादू का असर खत्म कर दिया, जिसके बाद सन रंग बुरी तरह शर्माने लगी। क्लासरूम में टीचर ने गोल्डन पिल बनाने की ऐसी एक्सप्रेस ट्रेनिंग दी कि किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि हुआ क्या। इसके बाद सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगे। पिल बनाने के लिए सन रंग एक भारी भरकम मशीन लेकर आई थी, लेकिन हमारा बैंक तो अलग ही लेवल का प्लेयर है। उसने पिल बनाने के लिए सीधा माइक्रोवेव का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वहीं हाउ नाम के लड़के के पास एक ऐसा गैजेट था जो सारा काम खुद ही संभाल रहा था। लेकिन चैन
चैन चाओ की तो किस्मत ही खराब थी। पिल बनाते समय उसका बर्तन उसके मुंह पर ही फट गया और वो रोता हुआ वहाँ से भाग निकला। टीचर ने सबको कहा कि पिल्स को तैयार होने में अभी 7 घंटे लगेंगे। सबके जाने के बाद बैंक का कुत्ता उस जादुई गैजेट को खाने की फिराक में था ताकि अपनी खोई हुई पावर वापस पा सके। पर तभी वहाँ यमराज की तरह बैंक टपक पड़ा। बैंक को देखते ही फ्रॉगी के पसीने छूट गए और वो जान बचाकर भागने लगा। उसे लगा कि वो बैंक को बेवकूफ बना देगा, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, बैंक उसके सामने ही खड़ा था। वो कुत्ता गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे मालिक, छोटे बच्चे की जान लोगे क्या? पर बैंक ने बिना कोई रहम दिखाए उसे एक जोरदार लात जमा दी। उधर चैन चाओ अब भी सड़कों पर भागा फिर रहा था। उसे अपनी जान की चिंता सता रही थी क्योंकि उसने वो जादुई बर्तन अपने पिता से बड़ी मिन्नतें करके मांगा था। वो उनके खानदान की सबसे कीमती चीज थी और चैन ने उसका कचरा कर दिया था। उसे पता था कि घर गया तो पापा उसकी गर्दन ही काट देंगे। इसी बीच बैंक हाउ की जादुई भट्टी फर्नेस उठाकर कहीं जा रहा था। हाउ को लगा कि बैंक उसका कीमती सामान चुराकर भाग रहा है। उसने गुस्से में अपनी जहरीली गन बैंक पर तान दी। बैंक सफाई देते हुए कहता है, भाई शांत हो जा, मेरा कुत्ता इसे चबा गया था, मैं तो बस इसे साफ करने जा रहा था। हाउ को उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। अपने खानदानी खजाने की ऐसी हालत देखकर उसका दिमाग घूम गया और उसने गोली चला दी। बैंक तो फुर्ती से बच निकला, पर पीछे से चैन चाओ आ रहा था और वो जहरीला वार सीधा उसके मुंह पर जा लगा। असल में चैन भागते भागते पागल हो चुका था। उसने देखा था कि कैसे सन रंग बैंक के करीब जा रही है, तो वो अपने प्यार के दुश्मन का काम तमाम करने आ रहा था। पर किस्मत देखो, खुद ही शिकार बन गया। हाउ डर के मारे चीखने लगा। वो दोनों अफरा तफरी में चैन को उठाकर लैब ले गए। हाउ घबराते हुए बैंक से कहता है, देख भाई, अगर तूने इसका इलाज एंटीडोट बनाने में मेरी मदद की तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा कि तूने मेरा सामान चुराया था। दोनों ने जल्दी जल्दी सारा सामान इकट्ठा किया और उस बर्तन में डाल दिया। पर दिक्कत ये थी कि दवा बनने में कम से कम 4 घंटे लगने वाले थे और टीचर सिर्फ 2 घंटे में वापस आने वाली थी। तभी वहाँ वो ढीठ कुत्ता यानी फ्रॉगी वापस आ गया और फिर से उस जादुई बर्तन पर मुंह मारने लगा। हाउ ने गुस्से में अपनी जादुई सील से उस पर हमला कर दिया। जब वो दवा चेक करने गए तो देखा कि फ्रॉगी की जादुई आग की वजह से दवा बनने की रफ्तार तेज हो गई है। बैंग और हाउ को एक बढ़िया आइडिया आया। उन्होंने फ्रॉगी को पकड़कर टेबल पर लेटा दिया और जबरदस्ती उसकी पावर खींचकर भट्टी में झोंक दी ताकि काम और तेज हो जाए। बैंग फ्रॉगी से सवाल करता है, अबे ओए, तू इतनी ताकत छुपा कर क्यों बैठा था? फ्रॉगी रोते हुए जवाब देता है, मालिक, मैं वक्त को आगे भी बढ़ा सकता हूँ और पीछे भी मोड़ सकता हूँ, बस आप छोड़ दो मुझे। ये सुनते ही बैंग और हाउ की आंखों में चमक आ गई। दवा तैयार थी पर रिस्क बड़ा था। कंफर्म करने के लिए उन्होंने पहले उस फ्रॉग को जहर का टीका लगाया और फिर अपनी बनाई दवा चेक की। जब मेंढक टनाटन हो गया तब जाकर उन्होंने वो घोल चैन चाओ के गले में उतारा। अभी चैन होश संभाल ही रहा था कि बाहर शोर मच गया। मैडम और पूरी पलटन आ रही थी। हाउ की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बाहर जाकर मैडम को बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा, पर मैडम कहाँ रुकने वाली थी। वो सीधे हाउ के डेस्क पर पहुंच गई। हाउ को लगा कि आज तो बेइज्जती तय है, पर जैसे ही ढक्कन खुला वहाँ 1 नंबर की सुनहरी गोली गोल्डन पिल चमक रही थी। हाउ तो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, भाई, बैंक ने अपनी पिल मेरे डिब्बे में डाल दी और खुद बलि दे दी। उधर मैडम बैंक पर बरस रही थी क्योंकि उसके माइक्रोवेव में सिर्फ कोयला बचा था। हाउ दिल ही दिल में बैंक की आरती उतारते हुए कहता है, भाई बैंक, तू तो फरिश्ता निकला, अपनी मेहनत मुझे दे दी और खुद डांट खा रहा है। पर सच तो ये था, वो पिल तो बर्तन धोते वक्त ही बन गई थी और एंटीडोट के चक्कर में उसमें मिक्स हो गई। रही बात बैंक के फेल होने की, तो भाई उसका माइक्रोवेव भी उसके जैसा ही कामचोर था। जब चैन की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका खानदानी बर्तन एकदम चकाचक हो चुका है। हाउ चैन को डांटते हुए कहता है, अबे ओए रोतलू, खड़ा हो और बैंक के पैर छू, उसी ने तेरे इस कबाड़ को फिर से नया बनाया है। चैन तो भावनाओं में इतना बह गया कि सीधा बैंक के गले लगकर दहाड़े मारकर रोने लगा। अगले दिन जैसे ही छुट्टी हुई, सन रंग ने सीधा बैंक को घेरा और पूछ लिया, कल फ्री है क्या, डेट पे चलेगा? बैंक अभी जवाब सोच ही रहा था कि बाहर से 2 शिकारियों ने सन रंग पर गोलियां चला दी। उसने हवा में ही उंगली घुमाई और गोलियों की दिशा मोड़ दी। अभी सन रंग को पता भी नहीं चला कि उसकी मौत छू कर निकल गई। तभी क्लास में टीचर की एंट्री हुई। टीचर कड़क आवाज में कहते हैं, बैंक, बहुत हो गई मस्ती, अब सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में मिल। सन रंग अभी भी बैंक के पीछे पीछे घूम रही थी। उधर वो दोनों हमलावर अपने बॉस का हुक्म मानकर वहाँ से दबे पांव खिसक लिए। ये सारा ड्रामा दूर बैठा वो मेंढक फ्रॉगी अपनी आंखों से देख रहा था। जब बैंक ने अपने टीचर की बात पर हाँ कहा तो सन रंग को लगा कि उसने डेट के लिए हाँ कर दिए। अब सन रंग स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी। पूरे स्कूल में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई कि मैडम किसी लेवल 5 वाले मामूली लड़के के साथ चक्कर चला रही हैं। ये गॉसिप उस विलन तक भी पहुंच गई जिसने सन रंग को रास्ते से हटाने के लिए उन शिकारियों को भेजा था। टीचर बैंक को लेकर सीधे प्रिंसिपल के केबिन में पहुंच गए। वहाँ जुओ खड़ा था। उसने टीचर को बाहर भेज दिया और बैंक को गौर से देखने लगा। जुओ हैरानी से पूछता है, सच बताना, क्या तू वही लड़का है जिसने सालों पहले उस दानव राजा की एक ही लात में हवा निकाल दी थी? जुओ आव देखा न ताव सीधा बैंक के पैरों में गिर पड़ा और उसे अपना गुरु बनाने की जिद करने लगा। बैंक को ये ड्रामा पसंद नहीं आया। उसने अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक झटके में जुओ की याददाश्त ही साफ कर दी। वहाँ से निकलते ही फ्रॉगी ने बैंक को उन हमलावरों के बारे में
आगाह किया। अब बैंक की हालत खराब थी, उसे सन रंग के डरावने सपने आने लगे। पर जैसे ही अगली सुबह उसने खिड़की से बाहर झांका, उसकी रूह कांप गई। सन रंग सच में अपनी महंगी गाड़ी लेकर उसे लेने खड़ी थी। नाश्ते की मेज पर बैंक को लगा कि उसके मम्मी पापा उसे बाहर जाने से रोकेंगे। उसके पेरेंट्स उसे जबरदस्ती डेट पर भेजने के लिए उतावले हो रहे थे। बैंक को तो शक होने लगा कि या उनकी जगह कोई और आ गया है। इससे पहले कि वो अपनी शंका दूर करता, उसके घर वालों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बाहर खड़ी सन रंग ने बड़े प्यार से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर अपने पास बुलाया। जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, वो हमलावर अब भी साई की तरह उनके पीछे लगे हुए थे। सन रंग बैंक को बड़े उत्साह से बताने लगी कि वो उसे एक बहुत ही आलीशान जगह ले जा रही है, जिसका नाम है हेवनली पैराडाइज। ये खास जगह उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए बनवाई थी ताकि वो अपनी पसंद के इंसान के साथ सुकून के पल बिता सके। सन रंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो खुद भी यहाँ पहली बार आई है। बैंक का चेहरा तो ऐसा उतर गया था जैसे उसने नूडल समझकर करेला चबा लिया हो। पर सन रंग उसे छेड़ते हुए बोली कि वो तो बस टांग खींच रही थी। असल में उसकी फैमिली ने पूरा इलाका सिर्फ उन दोनों की प्राइवेसी के लिए खाली करवा दिया था। वहाँ कदम रखते ही सन रंग ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को रफा दफा कर दिया ताकि वो अपने होने वाले पतिदेव के साथ तसल्ली से वक्त बिता सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे काल खड़ा है। अगले 5 मिनट में उन शिकारियों ने सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया। जैसे ही वो दोनों टहलने निकले, एक हमलावर ने मौका देकर बैंक पर गोली दाग दी। उसने हवा में उड़ती हुई गोली को सीधा अपने दांतों से दबोच लिया और फिर उसी बुलेट को इतनी जोर से वापस ठोका कि वो हमलावर की बंदूक में जाकर फटी और वो हवा में फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। सनरंग ने ये सब देख लिया था तो बैंक ने बिना देर किए उसकी याददाश्त का वो हिस्सा ही डिलीट कर दिया। उधर वो शिकारी सर खुजला रहे थे कि भाई ये बंदूक पीछे की तरफ झटका क्यों मार रही है। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते, शिकारी फिर से वार करते, पर बैंक हर बार सनरंग को बचा लेता। मजे की बात ये थी कि जितनी बार सनरंग उसे एक्शन करते हुए देखती, उतनी ही बार बैंक उसकी मेमोरी साफ कर देता। ये सिलसिला रात तक चलता रहा और बेचारे हमलावर पागलों की तरह सोच रहे थे कि ये लड़का कोई जादूगर है या साक्षात भूत। तभी ये जोड़ा एक ऊंचे झूले यानी जाइंट व्हील पर जा बैठा। शिकारी भी हार मानने वालों में से नहीं थे, वो भी उनके पीछे पीछे चढ़ गए। दूर से जुओ ये सब देख रहा था। जुओ घबराकर फोन लगाता है, अबे जल्दी आओ, मास्टर की जान खतरे में है। झूला जैसे ही आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा, चारों तरफ आतिशबाजी होने लगी। पर तभी दोनों हमलावर उनकी सीट पर पहुंच गए और सनरंग के सिर पर गन तान दी। सनरंग अपनी जान की परवाह ना करते हुए खड़ी हो गई। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे इस सीधे साधे दोस्त को छोड़ दो। बैंक ने सोचा कि अब बहुत हो गया और अपनी जादुई ताकत के एक झटके से पहले शिकारी को आसमान की सैर पर भेज दिया। ये देखकर दूसरे वाले की तो नानी याद आ गई और बैंक ने उसे भी झूले से बाहर हवा में उछाल दिया और जाते जाते एक ऐसा आग वाला हमला किया कि उनका नामो निशान ही मिट गया। बैंक ने सनरंग का हाथ थामकर उससे वादा लिया कि जो कुछ उसने आज देखा वो इसे दुनिया से छुपा कर रखेगी। अपनी पूरी लाइफ में ये पहली बार था जब बैंक ने अपने माता पिता के अलावा किसी और पर इतना भरोसा जताया था। इसी के साथ उनके बीच एक नए और गहरे रिश्ते की शुरुआत हो गई। अगले दिन जब सनरंग स्कूल पहुंची तो टीचर ने उसे चेतावनी दी कि जो लोग उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे वो अभी भी हार नहीं माने हैं और दोबारा हमला करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन सनरंग तो एकदम बेफिक्र थी। उसने साफ कह दिया कि उसे तो कल के किसी हमले की बात याद ही नहीं है। तभी वहाँ जुओ की एंट्री होती है और वो अपनी कॉलर ऊंची करते हुए कहता है, मैडम आपको कोई हमलावर इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उन सबको तो मैंने धूल चटा दी थी। बेचारे जुओ को क्या पता कि ये बैंक की माया थी जिसने उसकी याददाश्त में ये झूठ फिट कर दिया था कि कल का असली हीरो जुओ ही था। जुओ ने सबको एक खास मौत का फरमान यानी शैडो किल ऑर्डर दिखाया और बताया कि ये जिसके नाम निकलता है उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। उधर उन हमलावरों के आका को भी यही लगा और अब उसका असली दुश्मन जुओ है। सनरंग की सुरक्षा के लिए स्कूल को एक किले में तब्दील कर दिया गया और स्कूल के अंदर बाहर सिक्योरिटी ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद स्कूल के मैदान में जमीन के अंदर से एक शातिर निंजा बाहर निकला जिसका नाम था जू फैंग। उसने बड़े ही अजीब तरीके से एक रबर के खिलौने का इस्तेमाल करके गार्ड्स को एक एक करके बेहोश करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने पूरी बाहरी सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी। स्कूल के हॉल के अंदर एक दूसरा निंजा जू यंग घुसाया। उसने बॉडीगार्ड्स को ऐसे खिड़कियों से बाहर फेंकना शुरू किया जैसे वो कोई कूड़ा हो। तभी अचानक हवा को चीरती हुई एक चौक उसकी तरफ बढ़ी। निंजा ने फुर्ती से खुद को बचाया और वो मामूली सी चौक जब दीवार से टकराई तो दीवार में ऐसा सुराख हुआ कि पूरी दीवार गिरने की कगार पर आ गई। ये कड़क हमला किसी और ने नहीं बल्कि सनरंग के उसी खतरनाक टीचर ने किया था। उधर बैंक के फोन की घंटी बजती है और उसे एक जबरदस्त खुशखबरी मिलती है। उसने मुफ्त के नूडल्स जीते हैं। मैसेज में लिखा था कि अगले 15 मिनट के अंदर एक ड्रोन उसे गरम गरम नूडल्स की डिलीवरी दे देगा। नूडल्स का नाम सुनते ही बैंक की आंखों में चमक आ गई। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर जंग जारी थी। टीचर साहब बड़ी फुर्ती से
उस निंजा के हर वार को हवा में उड़ा रहे थे। जब निंजा को लगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उसने अपने दोनों हथियारों से एक साथ हमला किया। और मास्टर जी भी पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने नंगे हाथों से उन हथियारों के परखच्चे उड़ा दिए। अपनी हार सामने देख उस निंजा ने आखिरी दाव खेला और मास्टर जी पर जहरीला धुआं छोड़कर वहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश की, और हड़बड़ाहट में उसका सिर सीधा दरवाजे से जा टकराया। ठीक उसी वक्त बैंग नूडल्स के इंतजार में बाहर निकल रहा था। बाहर का नजारा भी कुछ कम नहीं था। जू फैंग नाम के निंजा ने वहाँ मौजूद गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काट के ढेर कर दिया था। वहाँ से निकलते वक्त उसकी नजर एक छोटे से कुत्ते पर पड़ी तो वो उसके साथ खेलने चला गया। फ्रॉगी ने उसे ऐसा काटा कि निंजा की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि उस नन्हे से कुत्ते ने उसकी सारी जादुई ताकत और जीने की शक्ति ही सोख ली है। तभी फ्रॉगी ने अपना असली और खौफनाक रूप दिखाया और एक ऐसा जोरदार हमला किया कि निंजा की रीढ़ की हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर पाया और ढेर हो गया। तभी स्कूल में एक तीसरे निंजा की एंट्री होती है, जूजिया। ये बड़ा ही शातिर था। इसने अपनी गायब होने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया और चुपके से स्कूल की छत पर पहुंच गया। वो अपने भारी भरकम हथौड़े से एक ऐसा हमला तैयार कर रहा था जिससे पूरा स्कूल पल भर में मिट्टी में मिल जाए। तभी वहाँ अपना नूडल्स का पैकेट लेने बैंग टपक पड़ा। बैंग बेरुखी से पूछता है, अबे ओए, इस वेशभूषा में यहाँ क्या कर रहा है? जूजिया को लगा कि ये लड़का पागल है, शायद ये अपने पार्सल की बात कर रहा है, पर बैंग ने उसकी गलतफहमी एक पल में दूर कर दी। ज्यादा स्मार्ट मत बन, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। बैंग की बात सुनकर जूजियान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा ना ताब अपनी पूरी जान लगाकर हथौड़े से बैंग पर वार किया, पर भाई बैंग तो पत्थर का निकला। उसे खरोच तक नहीं आई, उल्टा जूजियान का कीमती हथौड़ा चूर चूर हो गया और उसके शरीर के भीतरी पुर्जों की बैंड बज गई। जब बैंग उस अधमरे निंजा को घसीट कर ठिकाने लगाने जा रहा था तभी वहाँ जुओ टपक पड़ा। जुओ फिर से अपनी वही मास्टर मास्टर वाली माला जपने लगा। बैंग ने इस बार नया पैतरा चला और जुओ पर ऐसा मंत्र फूंका कि उसे फिर से यही लगा कि इस निंजा की धुलाई उसी ने की है। जैसे ही बाकी छात्र वहाँ पहुँचे, बैंग ने तुरंत विक्टिम कार्ड खेला और ऐसे लेट गया जैसे बहुत बुरी तरह जख्मी हो। जुओ ने भी सबको यही पट्टी पढ़ाई कि बैंग हमले में घायल हो गया है और उसे इलाज की सख्त जरूरत है। इसके बाद बैंग को घर पर आराम करने का बहाना मिल गया। वो कई दिनों तक बीमार होने का नाटक करता रहा। उधर सन रंग की जान सूखी जा रही थी। उसने अपनी जान पहचान लगाकर शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स की फौज बैंग के घर भेज दी। बैंग की मम्मी जब कमरे में खाना लेकर आई तो उन्होंने उसकी पोल खोल दी। कब तक बिस्तर पर पड़े पड़े रोटियां तोड़ेगा? अब 10 दिन हो चुके हैं। तभी बैंग के दोस्त वहाँ आ धमके। सन रंग उसे इतना बड़ा इंजेक्शन लगाने लगी कि बैंग की रूह कांप गई। इंजेक्शन के डर से बैंग ने अपनी बीमारी का नाटक झट से खत्म किया और उछलकर बिस्तर से बाहर आ गया। बैंग घबराते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो एकदम फिट हूँ, इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। हंसी मजाक के बाद सब बैठकर अपने अगले जादुई टेस्ट की तैयारी करने लगे। पहले एक छात्र ने अपनी ताकत को शरीर से बाहर निकालकर एक चमकती गेंद का रूप दिया। ये देखकर हाउ को लगा कि ये तो पुराना और बोरिंग टेस्ट है, पर चैन ने उसे असली बात समझाई। भाई, ये शरीर के अंदर वाली पावर नहीं है। अपनी ताकत को बाहर निकालकर उसे कोई आकार देना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसी से तुम अपनी पावर को हथियार या किसी भी शक्ल में ढाल सकते हो। वहीं शहर के किसी दूसरे हाई स्कूल में भी बाकी स्टूडेंट्स इसी ताकत को नापने की जद्दोजहद में लगे थे। जब बैंग लिंग ने अपनी ताकत का टेस्ट दिया तो स्कोर आया सिर्फ 1950। ये देखते ही क्लास के दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी उनका लीडर अपनी जगह से खड़ा हुआ और सबको असली जलवा दिखाने लगा। जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्ति को बाहर निकाला, पूरे कमरे में बर्फीली हवाएं चलने लगी और सिस्टम का मीटर भागने लगा। वो सीधा टॉप पर पहुंच गया और बाकी सब उसके लिए तालियां बजाने लगे। दूसरी तरफ बेचारे हाउ ने जो शक्ति की गेंद बनाई थी वो इतनी पिद्दी सी थी कि उसे शर्म आने लगी। उसे लगा कि इस रिजल्ट से अच्छा तो वो कहीं जाकर डूब मरे। सन रंग थोड़ा घबरा रही थी। उसने कहा कि वो अपना टेस्ट फिर कभी देगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी पावर से पूरा घर ही न उड़ जाए। पर दोनों लड़कों ने उसे समझा बुझाकर राजी कर लिया। सन रंग ने जब अपनी पावर दिखाई तो सिस्टम ने उसे सीधे दूसरे नंबर पर बिठा दिया। ये देखकर बड़े बड़े महारथी भी दंग रह गए। अब बारी थी हमारे बैंग लिंग की। वो मनी मन सोच रहा था, तैयारी तो कुछ की नहीं, पर चलो कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगा। उसने अपनी जादुई गेंद बनाई तो सही, पर उसे सीधे धरती के बाहर स्पेस में सेट कर दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो छोटी सी गेंद भी इतनी पावरफुल थी कि उसके दोस्तों के परखच्चे उड़ सकते थे। बैंग ने जो गोला बनाया था वो लगभग पूरी पृथ्वी के बराबर था। हैरानी की बात ये हुई कि सिस्टम ने उसका स्कोर नल यानी शून्य दिखा दिया। सब चकरा गए कि इसका क्या मतलब है, पर तभी सिस्टम ने पलटी मारी और उसे सीधा नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा दिया। जब बड़े अधिकारियों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि पक्का मशीन में कोई खराबी आ गई है, क्योंकि उन्होंने इस बैंग लिंग का नाम पहले कभी नहीं सुना था। वहाँ से निकलते वक्त हाउ अपने कम स्कोर को लेकर रोना रो रहा था। उसने तय किया कि वो सिस्टम को हैक करके अपना नंबर बढ़ा लेगा। बैंग पास में ही बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। बैंग का इरादा तो अपना स्कोर कम करवाने का था। हाउ ने पासवर्ड तोड़ने के लिए एक जादुई स्क्रोल निकाला और पूरे कमरे में मंत्रों का जाल बिछा दिया। इतनी मशक्कत के बाद भी जब उसे पासवर्ड नहीं मिला तो बैंग ने अपना सिर पकड़ लिया। अबे ओ अकल के दुश्मन, पासवर्ड वो सामने दिख रहे 8 सितारे ही तो थे। उधर फैशन 59 वाले भी सिस्टम में सेंध लगाकर बैंग का असली कच्चा चिट्ठा ढूंढने में लगे थे, पर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। उन्हें बस इतना पता चला कि कोई और भी है जो सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहा है। हाउ ने देखा कि टैंक नाम का लड़का दूसरे नंबर पर है। उसे याद आया कि स्कूल में टैंक उसे
कितना परेशान करता था। बदला लेने के लिए हाउ ने टैंक का नाम ही बदल दिया। तभी सिस्टम का अलार्म चीखने लगा। पकड़े जाने के डर से वो दोनों वहाँ से 9-2-11 हो गए। तभी कुछ स्टूडेंट्स उस कमरे में आए और टैंक का बदला हुआ नाम देकर लोटपोट होने लगे। हाउ ने उसका नाम बदलकर चिड़िया कर दिया था। वहाँ मौजूद एक लड़की ने कहा कि अगले महीने होने वाले तलवारबाजी के मुकाबले शायद उनकी भिड़ंत फैक्ट 60 वालों से होगी। टैंक भी उस दिन का इंतजार कर रहा था ताकि वो सबको नीचा दिखा सके। अगले दिन जब मास्टर जू कॉन्ग ने नई टीचर को सबके स्कोर दिखाए तो वो बैंक का नाम टॉप पर देखकर अपनी कुर्सी से उछल गईं। ये लड़का तो क्लास में सबसे पीछे रहता है और कभी मुंह भी नहीं खोलता, ये रातों रात नेशनल लेवल पर नंबर 1 कैसे बन गया? जू कॉन्ग ने बताया कि इस बार उनके पास टॉप 10 में 2 धुरंधर हैं, लेकिन समस्या ये थी कि पहला ही मैच फैशन 59 से था। रिकॉर्ड बहुत ही शर्मनाक था। पिछले 100 सालों में 24 बार मुकाबला हुआ, जिसमें से वो 23 बार बुरी तरह हारे थे। बस 10 साल पहले मास्टर जू की वजह से एक मैच ड्रॉ हो पाया था। अब टीम के लिए उन्हें 5 सबसे काबिल खिलाड़ियों को चुनना था और उनके पास सिर्फ 4 ही नाम थे। तभी मास्टर जू ने एक मास्टर प्लान बनाया और 5वें खिलाड़ी के तौर पर उस कुत्ते यानी फ्रॉगी को पेश कर दिया। मैडम को याद आया कि इस कुत्ते ने पहले भी स्पिरिचुअल मुकाबलों में हिस्सा लिया है, पर तब ये एक एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर आया था और इंसानी रूप में था। जूओ ने अपनी जादुई शक्ति से उसे फिर से इंसान बनाने की कोशिश की, पर जो चेहरा निकल कर आया उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। जूओ घबरा कर बोला, छोड़ो भाई, इसका असली रूप में रहना ही सबके लिए बेहतर है। टीचर ने अड़ंगा डाल दिया कि फ्रॉगी बिना टेस्ट दिए कंपटीशन में नहीं जा सकता। जूओ ने उसे लालच दिया कि अगर वो जीत गया तो उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। आजादी का नाम सुनते ही फ्रॉगी ने अपनी ताकत दिखाई और मीटर सीधे 5000 पर जा लगा। वो सीधा नेशनल लेवल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। रात को जब सब घर पर थे तब टीचर का मैसेज आया कि तुम सब सिलेक्ट हो चुके हो और अब तुम्हारे पास अपनी जादुई तलवार स्पिरिचुअल स्वॉर्ड तैयार करने के लिए सिर्फ 3 दिन है। अगले दिन सब अपनी अपनी तलवारों का शो ऑफ करने लगे। जैसा कि सबको पता था, सन रंग की तलवार सबसे घातक और चमकती हुई थी। उसकी फैमिली ने तो बैकअप के लिए 13 तलवारें तैयार रखी थी ताकि अगर एक टूटे तो दूसरी निकाल सके। हाउ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, ये तो कुत्ता है, ये क्या दांतों में तलवार दबा कर लड़ेगा? पर फ्रॉगी भी कम नहीं था। उसने अपनी जादुई तलवार के साथ एक टशन वाली फोटो भेजकर सबकी बोलती बंद कर दी। अब सबकी नजरें बैंक पर थी क्योंकि उसने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला था। सबने पूछा, क्यों भाई, तेरे पास कुछ है भी या ऐसे ही खाली हाथ मैदान में उतरेगा? बैंग ने शांत होकर कहा, हाँ भाई, तलवार तो है। जैसे ही उसने डब्बा खोला, तलवार की रूह स्वॉर्ड स्पिरिट पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। बैंग ने झटपट उसे वापस डब्बे में ठूस दिया जैसे वो कोई खतरनाक चीज हो। उधर विलेन वाली टीम में टीचर टैंक को बता रही थी कि उनकी टीम में अभी सिर्फ 4 ही मेंबर हैं और उन्हें भी एक तगड़े 5वें खिलाड़ी की तलाश है। टैंक अपनी टीचर की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। अब वाकई उस बंदे को मैदान में उतारने की सोच रही हैं। टीचर ने साफ कर दिया कि चाहे आसमान गिर जाए या धरती फट जाए, इस बार हार का कोई चांस नहीं लेना है। टैंक भी मुस्कुराते हुए मान गया। चलो ठीक है, अगर वो हमारे साथ है तो फिर इस साल हमें कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ वो लड़की किसी अनजान जगह पर पहुंची हुई थी। वहीं बू फैंग नाम का एक लड़का किसी की बुरी तरह कुटाई कर रहा था। दरअसल ये वही सीक्रेट वेपन था जिसे इस्तेमाल करने की प्लानिंग टैंक और उसकी टीचर कर रहे थे। ये बंदा अपनी टीम के लिए किसी काल से कम नहीं होने वाला था। अगले दिन वैंगलिंग जब अपनी तलवार दोस्तों को दिखाता है तो सब उसके साइज का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी टीचर्स आकर अनाउंस करते हैं कि जब तक टूर्नामेंट शुरू नहीं होता सबको फैक्शन 59 के कैंपस में ही रुकना पड़ेगा। सभी लोग पूरी तैयारी से आए थे पर वैंगलिंग के हाथ खाली थे। जाहिर सी बात है, इस पूरे ड्रामा में शामिल होने का उसका कोई मूड नहीं था। वो बस वहाँ दिखावे के लिए जा रहा है। थोड़ी देर में तबियत खराब होने का बहाना बनाएगा और वहाँ से खिसक लेगा। लेकिन तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और जू को कोई खबर देता है। दूसरी तरफ हम देखें तो शैडो फैक्शन की लीडर उनकी बस के पीछे लगी हुई थी। बस के अंदर का माहौल अलग ही था। वांग की तलवार से वो रूह बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी पर वैंग हर बार उसे दबा देता था। थोड़ी देर में वो सब फैक्शन 59 पहुंच जाते हैं जहां उनका स्वागत वहां की डायरेक्टर मिसेस झाई करती है। झाई और पैन पहले कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे पर अब दोनों के बीच दुश्मन जैसा रिश्ता है। झाई सीधा पैन को साइड करके सन रॉन्ग के पास चली जाती है और कहती है, इससे तो तुम्हारे स्कूल के खर्चे चलाने में काफी मदद मिलती होगी। पैन भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत पलटकर उसके बच्चों की क्लास लगा देती है कि दिमाग उनमें रत्ती भर नहीं है, बस शरीर में ताकत भर रखी है। दोनों की इस बहस के बीच झाई अचानक वैंग पर एक वार कर देती है। वैंग बिना एक पल गवाए जमीन पर गिर जाता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे बहुत गहरी चोट लगी हो। हालांकि वो कोई जानलेवा हमला नहीं था बल्कि लेवल चेक करने का एक तरीका था। तभी वो रूह फिर से बाहर आती है और वैंग को चेतावनी देती है कि तुम्हारा तावीज अब टूटने वाला है और ठीक उसी पल वो तावीज बिखर जाता है जिससे वहाँ एक भयानक विस्फोट होता है। काफी देर तक वहाँ खतरनाक लपटें निकलती रहती हैं। वैंग गुस्से में उस रूह से बोलता है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? रूह साफ बोलती है, मैं तो कब से बताने की कोशिश कर रहा था, तुम ही मुझे बार बार दबा रहे थे। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। झाई खुद उलझन में थी क्योंकि उसने तो बस एक आम टेस्ट लिया था। वैंग को तुरंत स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया जाने लगता है। सन भी उसके पीछे भागती है पर टैंग उसका रास्ता रोककर पूछता है, क्या तुम्हें मेरा ये सुंदर चेहरा याद है? सन गुस्से में उसे मारने ही वाली होती है कि ईशा बीच में आकर
आकर मामला संभाल लेती है। लेकिन तभी अचानक वांग का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। झाई ने बिना देर किए उसे कपड़े से लपेट दिया और ट्रीटमेंट के लिए तुरंत अंदर भेज दिया। सन का गुस्सा सर चढ़ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर सीधे टैंक पर वार कर देती है, मगर टीचर तुरंत उसकी तलवार पकड़कर उसे अपने गुस्से पर काबू रखने की सलाह देता है। दरअसल वो आग किसी और ने नहीं बल्कि वू फैंग ने लगाई थी। उधर जब वांग को इलाज के लिए मेडिकल रूम ले जाया जाता है तो सब देखते हैं कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। असल में वांग स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा होता है और इस दौरान उसकी तावीज लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। वो फौरन अपने पापा को फोन घुमाता है और बताता है कि उसका तावीज अब बस टूटने की कगार पर है। ये सुनते ही उसके पिता अपना सारा काम बीच में छोड़कर वांग की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। इधर मिस झाई बाकी सारे बच्चों को जिम घुमा रही होती हैं और उन्हें आने वाले मुकाबले के नियम समझाने लगती हैं। वो बताती हैं कि ये एक 5v5 का कंपटीशन है जहां फील्ड पर कुल 5 अलग पॉइंट्स हैं। जो टीम जितने ज्यादा पॉइंट्स पर अपना कब्जा जमाएगी उनका स्कोर उतना ही ऊपर जाएगा और आखिर में सबसे ज्यादा स्कोर वाली टीम बाजी मार लेगी। तभी हाओ बोल पड़ता है कि तुम्हारी टीम में तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, तो तुम इसमें हिस्सा कैसे लोगे। ठीक उसी वक्त उनका 5वां मेंबर पानी से एक धमाकेदार एंट्री लेता है। कुछ ही सेकंड में वो सन के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है और उसे एक गुलाब देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरा ये रोज ले लो तो मैं तुम्हारी तरफ से लड़कर इन सबको हरा दूंगा। बस बदले में मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है। ये बेहुदा बात सुनते ही चेन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर झपट्टा मारता है, पर वू फैंग बड़ी आराम से उसे दूर धकेल देता है। इसके बाद भी चेन हार नहीं मानता और दोबारा उस पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन इस बार वू फैंग उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है और आखिर में उसे जमीन पर दे मारता है। इन सब के बावजूद चेन एक बार फिर खड़ा होता है और उसे अपने पिताजी की कही बात याद आती है कि चेन खानदान हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होता है। इस बार वो खुद को एक आग की लपट से ढककर लड़ने निकलता है, पर वू फैंग पहले तो उसका हाथ गायब करता है और फिर उसे हवा में उछालकर दूर फेंक देता है। पर ठीक उसी पल वांग वहां आकर उसे संभाल लेता है और साथ ही उसके जख्म को भी ठीक कर देता है। ये देखकर वू फैंग हवा में उड़ते हुए सीधे वांग पर टूट पड़ता है, मगर वांग पर उसके मुक्के का कोई असर नहीं होता। वो उसे अनदेखा करके आगे निकल जाता है और सन के हाथ में वू फैंग वाला वो फूल पकड़ा देता है। सन दंग रह जाता है कि ये इसके पास कब आया। मास्टर अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका किस्सा यहीं खत्म कर दूं। वांग उसे टोकते हुए शांत रहने का इशारा करता है। इधर जाई सभी को तैयारी वाले कमरों में जाने के लिए बोलती है। ठीक उसी वक्त शैडो फैक्शन की बॉस भी वहाँ कदम रखती है। दूसरी तरफ जू काफी सोच विचार करने के बाद आखिरी फैसला लेता है कि वो भी फैक्शन 59 का हिस्सा बनेगा। इस सब के बीच वांग अपना लूडल लेने वहाँ से हट जाता है। असैसिन्स की चीफ जियांग चुपके से उनका पीछा कर रही होती है। तभी पीछे से वू फैंग टपक पड़ता है। वो कहता है, सुंदर मोहतरमा आप यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? जियांग बहाना बनाती है कि वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट से है। वू फैंग उसकी चोरी पकड़ लेता है। झूठ मत बोलो, तुम्हारा फैक्शन 59 से कोई वास्ता नहीं है। वैसे क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मना करने पर वो उसकी इज्जत लूटने लगता है, जिस पर जियांग एक ऐसी इनविजिबल मुक्का उसके मुंह पर झड़ती है कि वो सीधा पीछे जाकर गिरता है। वू फैंग इस लड़ाई से पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो एक ही बार में उस लड़की को मारने के लिए भारी मात्रा में डार्क एनर्जी इकट्ठा करने लगता है, मगर जियांग इतनी खतरनाक है कि वो सिर्फ अपनी उंगलियों के इशारे से ही उसके पूरे अटैक को मसल कर रख देती है। इधर वांग जब अपने नूडल्स लेकर वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ तो अलग ही कलेश चल रहा है। इससे पहले कि कोई उन्हें देख पाए वो लड़की उन दोनों को धर दबोचती है और बांधकर सीधा छत पर लटका देती है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आता है और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इन दोनों को नीचे फेंक दिया जाए। ये देखकर स्पिरिट घबरा जाती है। मास्टर खुद पर काबू रखिए, आपकी सील टूटने वाली है। वांग के गुस्से की वजह से पूरा मौसम बदल जाता है और चारों तरफ तूफानी हवाएं चलने लगती है। हालात बिगड़ते देख स्पिरिट तुरंत चालाकी से कहती है, मास्टर स्कूल के अंदर सभी को फ्री में नूडल्स दिए जा रहे हैं। ये सुनते ही वांग का गुस्सा एकदम ठंडा हो जाता है। वू फैंग के थोड़े बाल लेकर वो बुढ़ा जियांग को दे देता है। फिर जियांग उसके भेष में सबके सामने आती है और ऑफिस में बोलती है कि वांग लिंग का किडनैप हो गया है, मगर ये सब झूठ था क्योंकि असली वांग और वू फैंग तो अभी भी छत पर रस्सी से बंधे हुए थे। वो बुढ़ा उन्हें धमकाता है कि ये चेहरा बस थोड़ी देर का मेहमान है, काम निकलते ही तुम दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मरने के डर से वू फैंग कहता है कि मेरी तो हमेशा से तमन्ना थी शैडो फैक्शन ज्वाइन करने की, मुझे बस यहाँ से आजाद कर दो, फिर जो बोलोगे वो सब उगल दूंगा। पर वो बुढ़ा बोलता है कि इस रस्सी को खोलने का पावर सिर्फ जियांग के पास है। ये सुनते ही वू फैंग बोल पड़ता है कि जब सब वही करेगी तो तुझ जैसे बुद्ध का यहाँ काम क्या है। ये सुनते ही वो बुढ़ा उस पर जानलेवा वार करता है जो उसके चेहरे को छू कर निकलता है। वू फैंग को अपनी आगे की 7 पीढ़ियां खत्म होती दिख जाती हैं। तब उसे समझ आता है कि इस बुढ़े को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बहुत तगड़ा है। इधर जियांग वू फैंग का भेष बनाकर सबको पट्टी पढ़ा रहा होता है कि कैसे वो लड़की वांग लिंग को उठा ले गई और वो खुद जान बचाकर वहाँ से निकल भागा। जू इस बात पर दिमाग लगाता है कि ये पक्का शैडो फैक्शन की लीडर जियांग का ही काम है। उधर टैंग के कहने पर ईशा बाकी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को स्कैन करना शुरू करती है। जैसे ही उनके ठिकाने का सुराग मिलता है, सन के गार्ड्स उसे सुरक्षित रखने के लिए वहाँ से हटाने लगते हैं, पर सन उन सबको पीटकर वांग लिंग को छुड़ाने के लिए वापस दौड़ पड़ती है। उसका ये जोश देखकर बाकी दोस्त भी पीछे नहीं रहते और सब मिलकर वांग को लाने के लिए निकल जाते हैं। ये सब देखकर झाई अपने चेलों को पीछे लगने को बोलती है ताकि उनकी असली पावर का अंदाजा लगाया जा सके। छत पर वू फैंग वांग से कहता है कि ड्रामे मत करो, तुम जानबूझकर अपनी असली ताकत छुपा रहे हो, मैंने सब देखा है। पर वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त नींद में होता है। तभी वो बुढ़ा उनकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है और वू फैंग डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी वक्त वो बुजुर्ग उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वू फैंग
सीधा नीचे की मंजिल पर जा गिरता है। ठीक उसी वक्त सन और उसके सारे गार्ड्स बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे। उनके देखते ही वोंग को उस क्रॉस पर जकड़कर और ऊपर की तरफ खींच दिया जाता है। सारे गार्ड्स उस बुजुर्ग पर टूट पड़ते हैं, पर वो अकेला ही एक ही बार में सबको ढेर कर देता है। इसके बाद वो बुजुर्ग अपनी असली ताकत को जगाने के लिए आसमान की तरफ एक रोशनी छोड़ता है। वो रोशनी आसमान की तरह गोल गोल घूमने लगती है और उसमें से कई सारे नाइट्स निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सन भी अपनी पावर से एक रोशनी छोड़कर उस पूरे सर्कल को तबाह कर देती है। अब सन हवा में तैर रही थी और उसके चारों तरफ कई सारी तलवारें भी घूम रही थी। वो बहुत मुश्किल से उसके हर वार को झेल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बुजुर्ग उस पर भारी पड़ने लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन जमीन की तरफ दबने लगती है। लेकिन अचानक वक्त पीछे चला जाता है और ये कमाल वोंग ने किया था। वो उस बुजुर्ग को देखकर मुस्कुराता है, खुद को आजाद करता है और उल्टा उसी बुजुर्ग को उस खंबे से बांध देता है। मगर क्रेडिट चुराने के लिए मास्टर जुओ पहले ही वहाँ तैयार खड़ा था। दूसरी तरफ जियांग ये सब देखकर खुन्नस में थी, क्योंकि वहाँ इमॉर्टल्स की एंट्री हो चुकी थी और वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर वोंग अपनी स्पिरिट को हुक्म देता है कि वो बूफैंग को वहीं रोके रखे। उसे लगा था कि ऐसा करने से स्वॉर्ड कंपटीशन रुक जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जियांग पहले ही बूफैंग का भेष बदलकर वहाँ एंट्री मार चुकी थी। वोंग अब इस सोच में था कि आखिर ये जेल से बाहर कैसे निकल आया। इसके बाद मुकाबला शुरू करने का ऐलान होता है। सबसे पहले सबके मोबाइल फोन्स जमा कर लिए जाते हैं और रूल बताया जाता है कि कोई भी 5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। फिर एक एक करके सभी लोग क्रिस्टल के जरिए कंपटीशन के ग्राउंड में दाखिल होने लगते हैं। तभी वोंग के फादर हांफते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वो उसका तावीज बदलना चाहते थे, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही वोंग लिंग वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मिस्टर पैन और जुओ उनके पास आते हैं और वोंग के फादर बिना कोई बात छुपाए जुओ को सब कुछ बता देते हैं। ग्राउंड पर सारे स्टूडेंट्स का आना शुरू हो चुका है। तभी ईशा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बूफैंग की एनर्जी अब पहले जैसी नहीं रही और अब वो उसे ढूंढ भी नहीं पा रही। टैंग ये सुनते ही अलर्ट हो जाता है और बोलता है उससे बचकर रहना। ईशा अपनी ताकत से फैक्शन 60 के बाकी लड़कों का पता तो लगा लेती है, पर वोंग का नामो निशान नहीं मिलता। उनका एक टीममेट अकेले ही निकल पड़ता है वोंग को हराने के लिए, मगर टैंग अचानक उन पर हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है। बाकी लोग उसके पीछे नहीं भागते, क्योंकि उनका असली टारगेट तो उन 3 ऑल्टर्स को कंट्रोल करना है। इधर लियांग जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है और हाउ की नजर उस पर जाती है। हाउ दिमाग लगाता है कि फैक्शन 59 में सारे के सारे खतरनाक फाइटर्स हैं। ऊपर से वो अपना एक नकली रूप पहले ही गवा चुका है, पर क्योंकि लियांग इस वक्त वोंग को ढूंढने निकला है तो शायद ये बाकियों जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यही सोचकर वो उसके पीछे हो जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने एक ऑल्टर पर अपना झंडा गाड़ दिया है। ये खबर सुनते ही चेन भी एक ऑल्टर की तरफ बढ़ता है, पर अचानक ही उसके फेस पर एक कट लग जाता है। साथ ही जोरदार हवा का झोंका आता है और जंगल के सारे सूखे पत्ते उसके आसपास उड़ने लगते हैं। चेन अभी उलझन में था कि इस ऑल्टर को एक्टिव कैसे करे। तभी पीछे से ईशा की आवाज आती है, अपनी तलवार को इसके अंदर डालो और बस 10 सेकंड्स तक टिके रहो। चेन बोलता है, लड़कियों से लड़ना मेरी शान के खिलाफ है। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए 3 चांसेस देता हूँ मेरी जान लेने के लिए। पर चेन खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है और अपना सिर जमीन पर पटकने लगता है। ईशा उसे देखकर बताती है कि उसके मैजिक का असर होते ही दुश्मन का दिमाग और नर्वस सिस्टम पूरी तरह उसके काबू में आ जाता है। दूसरी तरफ बूफैंग और फ्रॉगी के बीच घमासान छिड़ चुका है। बूफैंग एक सॉलिड वार करता है, पर फ्रॉगी उसकी पूरी एनर्जी को सोख कर गायब हो जाता है, जिसके बाद बूफैंग सीधा ऑल्टर की तरफ निकल जाता है। इधर वोंग अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। लियांग वहाँ आता तो है, पर वो वोंग पर ध्यान दिए बिना सीधा ऑल्टर पर कब्जा करने आगे निकल जाता है। ठीक उसी पल फ्रॉगी भी वहाँ टपक पड़ता है, क्योंकि उसका लालच बढ़ गया था। लड़ाई से निकलने वाली एनर्जी से उसका पेट भरता है। वैंग जैसे ही खड़ा हुआ, लिंग उस पर झपटा, पर तभी हाउ का जादू हवा को चीरता हुआ आया और उस पर सीधा वार कर दिया। इसके बाद हाउ और लियांग आपस में भिड़ गए। उधर सन एक बेस पॉइंट पर कब्जा जमाने में बिजी थी। तभी एक अचानक आए वार से उसने खुद को बचाया। जवाब में सन ने अपनी तलवार आगे फेंकी, जो फौरन एक स्वॉर्ड स्पिरिट में बदल गई। इसी बीच टैंक भी अपनी स्पिरिट के साथ ठीक उसके सामने आ धमका। टैंक ने सन को ऑफर दिया कि वो अपनी सड़ी गली टीम का साथ छोड़कर उनके साथ मिल जाए, पर सन ने बात मानने के बजाय अपनी स्पिरिट को उस पर हमला करने का हुक्म दे दिया। टैंक ने बेहद फुर्ती से उस वार को हवा में उड़ा दिया। तभी खबर आई कि फैक्शन 59 ने 3 चौकियों पर अपना झंडा गाड़ दिया है। बूफैंग ने टैंक को बताया कि उसने फ्रॉगी को ढेर करके इस ठिकाने को अपने नाम किया है। सन ने जब पूछा कि तुम्हें फ्रॉगी का ठिकाना कैसे मिला, तो टैंक बोला, शायद तुम भूल रही हो कि ईशा किसी की भी लोकेशन आसानी से ट्रैक कर सकती है। तभी एक और अनाउंसमेंट हुई कि फैक्शन 59 ने एक और पॉइंट जीत लिया है। सन ने तुरंत अपनी स्पिरिट को वापस तलवार बनाया और टैंक पर टूटने ही वाली थी कि टैंक ने अपनी स्नो पावर्स एक्टिवेट कर दी। देखते ही देखते आसपास का पानी बर्फ में तब्दील होने लगा। सन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर टैंक की स्पिरिट ने उसे आगे नहीं जाने दिया। अब दोनों के बीच एक ताबड़तोड़ जंग छिड़ गई। लड़ते लड़ते वे नदी से सीधे पुल पर आ पहुंचे। तभी सन के इर्द गिर्द की बर्फ एक धमाके के साथ बिखर गई और वहाँ बहरूपिया बूफैंग आ गया। वो सन पर वार करने ही वाला था कि आसमान से एक साया बेहद तेजी से गुजरा। उसकी रफ्तार से वहाँ तेज आंधी
आंधी चलने लगी। ये देखकर दोनों भाप गए कि मैदान में सन से भी कोई बड़ा खतरा मौजूद है। सन ने इस हड़बड़ी का फायदा उठाया और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। टैंक ने उस नकली बूफैंग से कहा, तेरा सच मुझे पता है कि तू बूफैंग नहीं है, खैर अभी तू यहाँ से जा और सन को ढूंढ। इसके बाद टैंक सॉल्टर पॉइंट को सिक्योर कर लेता है, पर उनका स्कोर 5 से सीधे 41 हो जाता है, जिसका मतलब था कि फैक्शन 60 ने उनका एक ऑल्टर हथिया लिया। इस घटना से पहले मैदान में लींग और हाउ फाइट करते करते थक चुके थे। तभी लींग अचानक वैंग को किक मारता है और नीचा दिखाते हुए कहता है, तुम जैसे फालतू बंदे को इन्होंने यहाँ भेजा ही क्यों। साथ ही की ये बेइज्जती देखकर हाउ का पारा चढ़ जाता है और वो लींग पर अंधाधुंध वार करने लगता है, पर लींग उसके हर अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। तभी अचानक वैंग के अंदर से उसकी पावर्स बाहर आने लगती हैं। मौका देकर फ्रॉगी तुरंत उस एनर्जी को सोखने दौड़ता है। असल में ये वैंग का ही प्लान था, क्योंकि उसकी एनर्जी वैसे भी बेकाबू होने वाली थी, पर अब फ्रॉगी उसे स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहा था। देखते ही देखते दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये देखकर भी लींग हंसता है और कहता है, तुम अभी भी सिर्फ 5th लेवल के ही लूजर हो। पर जैसे ही वैंग उसकी तलवार को टच करता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसके बाद वैंग बस उसके कंधे पर हाथ रखता है और लींग झटके से हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। इसी के साथ उन्होंने अपना पहला ऑल्टर जीत लिया। दूसरी तरफ जाई ने अपने सम्मोहन के जादू से जूक वॉन्ग को वश में कर लिया था। वो उससे पूछती है, क्या इंसानों और बीस्ट को मिलाने की ये हाइब्रिड टेक्निक तुमने ही उन्हें सिखाई है ताकि वो लड़कियों को इम्प्रेस कर सकें। जूक वॉन्ग सम्मोहन में हाँ कह देता है। तभी ईशा आकर टैंक को बताती है कि वैंग अब फ्रॉगी के साथ मर्ज होकर सीधा फायर ऑल्टर की तरफ गया है। तभी वहाँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 60 ने फायर ऑल्टर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये सुनते ही वैंग फौरन चैन के पास जाता है, उसे संभाल कर उठाता है और इस ऑल्टर को भी वापस जीत लेता है। इस मूव से उनका स्कोर अब 32 हो गया। चैन ये देखकर बेहद खुश था और उसने पहली बार वैंग के चेहरे पर एक स्माइल देखी थी। इस सीन को लाइव देखकर वैंग के पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि स्क्रीन पर स्कोर फिर से 41 हो जाता है। वैंग तुरंत समझ जाता है कि अपोनेंट टीम ने उनके पुराने ऑल्टर्स पर फिर से कब्जा जमा लिया है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सारे के सारे ऑल्टर्स पर एक साथ ही कब्जा करना। यही सोचकर वैंग अपनी पूरी ताकत को जगाता है ताकि अपनी सुपर फास्ट स्पीड के दम पर वो हर जगह एक साथ पहुंच सके। और टीचर्स का कहना था, पहुंच भी गए तो क्या, गेम का नियम है कि ऑल्टर पर अपना हक जमाने के लिए वहाँ कम से कम 10 सेकंड तक टिकना ही पड़ेगा। सन अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं और हाउ साथ हैं और हमारे पास वैंग जैसा इक्का है। ये तारीफ सुनते ही वैंग थोड़ा शर्मा जाता है। सन सबको प्लान समझाती है कि हमें एक साथ सारे पॉइंट्स को घेरना होगा और तब तक दुश्मनों को रोक कर रखना होगा जब तक रेफरी हमें विनर न घोषित कर दे। प्लान के मुताबिक सन और हाउ फायर ऑल्टर की तरफ बढ़ता है। वो सन को एक सर्व बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे निकलता है और विरोधी टीम को उकसाने लगता है। दुश्मन का ध्यान भटकते ही सन चुपके से ऑल्टर को हथियाने की कोशिश करती है, लेकिन सामने वाले को भनक लग जाती है और वो तुरंत उसे रोकने लगता है। तभी हाउ उस पर वार करने जाता है, पर उसका खुद का पैर फिसल जाता है और वो अटैक गलती से सन को ही लग जाता है, जिससे वो ऑल्टर से दूर जा गिरती है। सन अभी खुद को संभाल ही रही होती है कि वहाँ टैंक की एंट्री होती है। वो अपने बंदे पर चीखता है, देर मत करो, जल्दी से पॉइंट सिक्योर करो। हाउ रास्ता रोकने के लिए एक चट्टान खड़ी करता है, पर टैंक उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है। सन तुरंत अपनी जादुई तलवारों की फौज बुलाकर मोर्चा संभाल लेती है, लेकिन जैसे ही वो ऑल्टर की तरफ कदम बढ़ाती है, टैंक की स्वॉर्ड स्पिरिट उसकी तलवार को बीच से ही काट देती है। ये देखकर उनका मोटू साथी खुश होकर कहता है, बॉस आपकी स्ट्रेटेजी तो एकदम सही बैठ गई। इस पर टैंग उसे एक पंच मारता है उसकी लापरवाही के लिए। उनकी ये बातचीत सुनकर सन को समझ आ जाता है, टैंग ने असल में ईशा को वैंग के पीछे लगा रखा है, ताकि जैसे ही वैंग वहाँ से हटे, ईशा उस जगह को कब्जा ले और बाकी खिलाड़ी बचे हुए ऑल्टर्स को संभाल ले। सन अपनी टीम को आगाह करती है कि जीत के लिए हमें इस ऑल्टर को हर हाल में बचाना होगा और चैन को अकेले बूफैंग का सामना करते हुए अपने पॉइंट की रक्षा करनी होगी। चैन सिर्फ उसके हमलों से बच रहा था, जिस वजह से बूफैंग उसे डरपोक अटैक देता है। यही ताना चैन को अतीत में अपने पिता से भी मिला था, जिन्होंने उसे खानदान का सबसे बड़ा नाकामयाब इंसान कहा था। दूसरी तरफ दर्शकों की मौजूदगी के कारण जियांग अपनी असली ताकत खुलकर नहीं दिखा पा रही थी। तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद मेटल के पत्तों पर पड़ती है। वो चालाकी से उन पत्तों को अपने वार में शामिल करके चैन पर जानलेवा हमला कर देती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि बचपन में जब उसके पिता ने उस पर तलवार उठाई थी, तब चैन ने खुद को बचाने के लिए एक ऐसा डिफेंसिव बैरियर बनाया था जिसने उसके पिता की तलवार को ही हवा में उड़ा दिया था। प्रेजेंट में चैन उसी हिम्मत के साथ जियांग के वार को झेलने की पूरी कोशिश कर रहा था। फायर ऑल्टर के मोर्चे पर सन सिचुएशन को भांपते हुए हाउ को पीछे हटने और अकेले मोर्चा संभालने को कहती है। हाउ पीछे हटकर अपनी स्वॉर्ड पर फोकस करने लगता है। उसे अकेला देखकर टैंग कहता है, जब 7 तलवारें थी तब तो कुछ उखाड़ नहीं पाई, अब 5 के दम पर क्या करोगी, तुम्हारे लिए तो एक ही काफी है। और वो टैंग की स्वॉर्ड स्पिरिट से भिड़ जाती है। हाउ वहाँ अपनी ब्लेड की सोई हुई स्पिरिट को जगाने की पूरी कोशिश में लगा था। उधर बूफैंग के सामने चैन लहूलुहान होकर गिर चुका था, पर वो फिर भी रेंगते हुए उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सन पर भी दुश्मन की स्पिरिट भारी पड़ रही थी। टैंग उसके करीब आकर सरेंडर करने को कहता है। तभी अचानक सामने आग का एक विशालकाय पक्षी प्रकट होता है। ये हाउ की स्वॉर्ड स्पिरिट फायर फीनिक्स थी। इस महाशक्ति को जगाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी चाहिए थी और सन ने बिना सोचे समझे अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को कुर्बान कर दिया था। फीनिक्स के आते ही वहाँ एक भयानक ब्लास्ट होता है। अपनी कमजोरी पर चैन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो किसी भी कीमत पर हार मानकर अपने दोस्तों की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही बूफैंग जीत की कगार पर पहुंचकर ऑल्टर को हथियाने के लिए आगे बढ़ता है, चैन के भीतर एक नई शक्ति जाग उठती है। वो पूरी ताकत के साथ दोबारा खड़ा होता है। एक ही झटके में बूफैंग की शील्ड को चकनाचूर करता है और उसकी तलवार को हाथ से छीनकर नीचे फेंक देता है। ये नजारा देखकर जियांग का पारा चढ़ जाता है और वो
अपने असली रूप में आकर सीधा हमला बोल देती है। थोड़ी देर पहले जैसे ही ऐलान होता है कि फायर ऑल्टर पर फैक्शन 60 का कब्जा हो चुका है, ईशा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी विरोधी टीम वुड ऑल्टर को भी अपने नाम कर लेती है। असल में जिस वैंग लिंग पर ईशा इतनी देर से नजर रख रही थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि फ्रॉगी था। यही वजह थी कि ईशा की जादुई ताकतें उस पर बेअसर साबित हुई, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों पर काम करती थी। प्रेजेंट सीन में सन चाहकर भी चैन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उधर लीडर बोर्ड पर फैक्शन 60 का बढ़ता स्कोर देखकर बाकी सारे टीचर्स तो जश्न मना रहे थे, पर वैंग के पिता टेंशन में थे। इसी बीच वैंग एक और ऑल्टर को फतह करने आगे बढ़ता है, पर अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे डर था कि अगर उसने तलवार वहाँ फिक्स कर दी तो इस एक्साइटमेंट में उसकी शक्तियाँ पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगी। बचपन से ही उसने अपनी भावनाओं को दबा कर रखा था, क्योंकि जरा सा भी इमोशनल होने का मतलब था विनाशकारी एनर्जी का बाहर आना। पर हाल ही में अपने दोस्तों के साथ बिताए पलों की वजह से उसके जज्बात अब बाहर आने लगे थे, जिन्हें रोक पाना उसके बस के बाहर हो रहा था। वो डरकर तलवार से हाथ हटाने ही वाला था कि ऐन मौके पर सन वहाँ पहुंचकर उसका हाथ थाम लेती है। सन का साथ मिलते ही वैंग के उबलते इमोशंस प्यार के बंधन में बंधकर शांत हो जाते हैं। वैंग के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौट आती है, पर तभी जियांग अचानक वार करके सन की आत्मा को उसके जिस्म से अलग कर देती है। वैंग हवा में उसकी रूह को पकड़ने के लिए छटपटाता है, पर वो उसके हाथों के बीच से गायब हो जाती है। सन को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख वैंग पागल सा हो जाता है और उसकी पावर्स को दबाने वाला ताबीज भी टूट जाता है। वो जियांग को खत्म करने के लिए लपकता है। सिचुएशन को भांपकर फ्रॉगी तुरंत वहाँ टाइम को फ्रीज कर देता है, पर वैंग को रोकने के लिए वक्त का थमना भी नाकाफी था। वो जियांग को कॉलर से घसीटकर एक जोरदार पंच जड़ देता है। जियांग हंसते हुए कहती है, तो वो तुम थे जो अब तक सन की ढाल बने हुए थे, और अब तुम्हारी इस ताकत का कोई फायदा नहीं, वो मर चुकी है। वो वैंग पर लगातार काउंटर अटैक करती रहती है, जिससे वैंग का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है। वो सामने वाले को बेरहमी से पीट रहा था। जमीन पर गिरते ही एक ऐसा मुक्का मारता है कि पूरी जगह टूट जाती है। फिर उसे हवा में उछालकर आसपास के सारे पत्थरों से उस पर अटैक करता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब वो उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी बटोर रहा था। वो लड़की नीचे गिरती है और ये गुस्से में इस पूरी दुनिया का निशानों निशान मिटाने ही वाला था, पर तभी उसके मुंह से निकलता है वांग लिंग। बस ये दो शब्द सुनते ही उसके कदम वहीं जम जाते हैं। वो सन रॉन्ग के पास भागता है। वो अपनी सारी ताकत लगा देता है उसे होश में लाने के लिए, पर कुछ नहीं होता। तभी फ्रॉगी बताता है कि जियांग ने उसकी आत्मा को जिस्म से अलग कर दिया है। वांग लिंग कहता है कि ये अभी भी सांस ले रही है और जिस्म गर्म है, तो फ्रॉगी बोलता है वो मर चुकी है, तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। उसका जिस्म सिर्फ इसलिए गर्म है क्योंकि तुमने टाइम फ्रीज कर रखा है। जैसे ही वक्त चलेगा वो मर जाएगी। मगर वांग लिंग किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता था, चाहे इसके लिए उसकी सारी शक्तियाँ ही क्यों न चली जाएं। ये देखकर फ्रॉगी उसे एक रास्ता दिखाता है कि तुम इस जिंदगी को शुरुआत से शुरू कर सकते हो। अब वांग लिंग अपनी पूरी पावर लगा देता है ताकि वो पास्ट में जाकर वक्त को बदल सके। फ्रॉगी वार्निंग देता है कि कुदरत के नियम के खिलाफ जाना भारी पड़ेगा और तुम अपनी सारी पावर्स खो दोगे, पर वांग लिंग नहीं सुनता। दोनों मर्ज हो जाते हैं और फ्रॉगी कहता है मैं सदियों से जिंदा हूँ, पर आज तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ। पावर यूज करते ही वक्त पीछे चला जाता है। एक नई दुनिया में वांग लिंग दोबारा अपने स्कूल के पहले दिन खड़ा था। कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, पर इस बार सन रॉन्ग की जगह चाओ और हाओ आकर उसे बचाते हैं। वांग लिंग का दिमाग अभी भी पुरानी टाइम लाइन में था, इसलिए वो इन दोनों लड़कों को पैसे पकड़ाने लगता है जैसे पहले सन रॉन्ग को दिए थे। पर अचानक वो रुकता है और सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्लास में बैठे बैठे भी उसे लगता है कि सामने सन रॉन्ग है, पर ध्यान से देखने पर कोई और ही लड़की निकलती है। स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में उसे एक कार में सन रॉन्ग जैसी झलक मिलती है, जिसके पीछे वो भागने लगता है, पर इस बार भी वो कोई और ही थी। वांग लिंग अब जैसा हमेशा से चाहता था एकदम शांत और नॉर्मल लाइफ जी रहा था, पर पंगा ये था कि वांग लिंग की स्पेस पावर और फ्रॉगी की टाइम पावर ने मिलकर एक अलग ही नई दुनिया खड़ी कर दी थी, जो पुरानी दुनिया को अपने अंदर खींचती जा रही थी, जिससे पुरानी वाली जगह पूरी तरह खत्म होने वाली थी। वहीं अंडरवर्ल्ड में सन रॉन्ग की सोल पहुंचती है, जहां वहां की नई रानी बैठी हुई थी। वो उसे देखकर पूछती है कि क्या ये कोई खास लड़की है, पर जैसे ही वो उसका डीएनए टेस्ट करते हैं वो 99% मैच हो जाता है। ये देखते ही अंडरवर्ल्ड के सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और बात घुमाने के लिए सन रॉन्ग से कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, बस एक सपना है। थोड़ी देर में उन्हें समझ आता है कि ये तो उनके मास्टर के खानदान से है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जल्दी करो, वरना वो लड़का तीनों दुनिया को मिट्टी में मिला देगा। वो बिना कोई रिस्क लिए तुरंत सन रॉन्ग की सोल को वापस भेज देते हैं। उसे दोबारा जिंदा देखकर स्वॉर्ड स्पिरिट के होश उड़ जाते हैं। वो सन रॉन्ग को सब बताता है कि कैसे इस बार मास्टर बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक पूरी नई दुनिया बना दी है। अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो सब तबाह हो जाएगा। वहीं इस नई दुनिया में वांग लिंग अपने दोस्तों के साथ ठीक उसी जगह पर था जहां वो सन रॉन्ग के साथ डेट पर आया था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना बात के इतना उदास क्यों है। तभी सन रॉन्ग उसकी स्वॉर्ड लेकर वांग लिंग की इस नई दुनिया पर अटैक कर देती है। वो हर एक चीज को डॉज करते हुए सीधा वांग लिंग के अंदर तलवार घुसा देती है। ऐसा होते ही वांग लिंग का दिमाग खुलता है और उसे सन रॉन्ग से जुड़ी सारी यादें वापस आ जाती हैं। चाओ उसे कहता है कि जाओ, वो तुम्हारा ही वेट कर रही है। इस तरह सन रॉन्ग वांग लिंग को उस फेक दुनिया से निकाल कर वापस ले आती है। कहानी एक बार फिर पीछे घूमती है, ठीक उस मोमेंट पर जब जियांग अपना असली रूप दिखाने वाली थी। जैसे ही वो चाओ पर हाथ उठाने जाती है, वांग लिंग एक सॉलिड थप्पड़ मारकर उसे जमीन में गाड़ देता है। इसी के साथ आखिरी पॉइंट पर उनका कब्जा हो जाता है और
फैक्शन 60 मैच अपने नाम कर लेता है। तभी सन रॉन्ग वहाँ आकर वैंगलिंग से बात करने की कोशिश करती है, पर मीडिया वाले उन्हें घेर कर परेशान करने लगते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है। वैंगलिंग अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। तब फ्रॉगी उसे बोलता है कि तुमने नियम तोड़े हैं, इसलिए ये सब ठीक करना इतना आसान नहीं होगा। अगर सब कुछ पहले जैसा सेटअप करना है तो अलग तरीका निकालना पड़ेगा। वो समझाता है कि तुम्हारी तलवार के अटैक से जो नई दुनिया बनी थी उसका टाइम और स्पेस अलग हो चुका है। इसका यूज करके तुम टाइमलाइन को पीछे तो ले जा सकते हो, पर ये कोई नॉर्मल टाइम ट्रैवल नहीं होगा। इसका असर ये होगा कि सन रॉन्ग यहाँ की सारी बातें भूल जाएगी। पर सन रॉन्ग साफ कह देती है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए दुनिया बचाना जरूरी है और तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स हमेशा वैसी ही रहेंगी चाहे मैं किसी भी दुनिया में रहूं। इसके बाद वैंगलिंग वक्त को पीछे पलट देता है। वापस आज के सीन में आए तो वैंगलिंग के डैड वहाँ आते हैं। फ्रॉगी उसे एक आखिरी बार टोकता है कि अगर तुमने ये लॉक दोबारा पहन लिया तो तुम्हारे सारे इमोशंस फिर से बंद हो जाएंगे और सन रॉन्ग के साथ तुम्हारा चक्कर आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर वैंगलिंग बिना सोचे कहता है कि मुझे बस सब जगह शांति चाहिए और उसके डैड वो एम्यूलेट उस पर फिट कर देते हैं। उधर इमॉर्टल जेट के लोग जियांग को अरेस्ट कर लेते हैं और मिस ज़ो मैच हारने की भड़ास बाकी बच्चों पर निकाल रही होती है। द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। इसके पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।